आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अजहरुल बारी। यूएपीए के तहत यानी 3 छात्र ऐसे हैं जिनको यूएपीए के तहत पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, जब सीए एनआरसी को लेकर के पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और कुछ चेहरे उभर करके सामने आए थे। उसमें आसिफ इकबाल तन्हा भी एक नाम, बड़ा नाम था, जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है वहां का छात्र था। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी भी फिलहाल जेलों की सलाखों के पीछे मौजूद हैं। लेकिन पिछले दिनों 3 छात्र नेता, जिसमें पिंजरा तोड़ की जो 2 लड़कियां हैं, दिवांगना कलिता और नताशा नरवाल, वो और आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां करते हुए दिल्ली पुलिस के ऊपर उन्हें तुरंत रिलीज किए जाने की बात कही। हालांकि जब रिलीज की बात सामने आई, उसके बावजूद दिल्ली पुलिस का जो रवैया देखने को मिला वो काफी चिंताजनक और अफसोसनाक रहा। उसकी पूरी कोशिश ये रही कि किसी भी तरीके से इन लोगों की रिहाई को न होने दिया जाए, किसी तरह से उन चीजों को जो है रोक दिया जाए। और यही वजह है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से उनको रिहाई और उनके बेल को मंजूर किया जाता है, दिल्ली पुलिस उसके फौरन बाद उन्हें उनकी रिहाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में 1 महीने का समय जरूर लिया और उसने साफ तौर पर यह कहा कि हम बेल को इस वक्त रोक नहीं सकते हैं, पूरे मामले को हम बाद में देखेंगे। और इस वक्त हमारे साथ आसिफ इकबाल तन्हा, जो इस पूरे मामले में साल भर बाद जेल से वापस निकल के आए हैं, वो मौजूद हैं। जब इनकी रिहाई हुई तो एक दिलचस्प बात यह थी कि इन्होंने जो अपने फेस पर मास्क पहन रखा था, उस मास्क पर सीए एनआरसी विरोध को लेकर के बाकायदा एक स्लोगन लिखा हुआ था और उस तरह का उन्होंने मास्क पहना हुआ था। और बाहर निकलने के बाद जिस तरह से उन लोगों ने नारेबाजी की और तमाम चीजें लोगों ने देखी, तो उससे ये कहा जा सकता है कि अगर अदालतों से न्याय मिलने लगे तो फिर ये साफ तौर पे कहा जा सकता है, माना जा सकता है कि न्याय जब अदालतों से होने लगे तो सरकारें या फिर कोई भी किसी की आवाज को उस तरह से दबा नहीं सकता है। तो आज हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कि आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरह से तमाम चीजें होती रही जेल के अंदर, किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, और अब चूंकि एक गैजेट के जरिए से सीए को जो है लागू कर दिया गया है, उसके बाद इनकी पूरी अब आगे की रणनीति क्या है, वो तमाम चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। आसिफ हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आसिफ, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आप लोग जेल से रिहा होकर के बाहर आए तो आपके चेहरे पे जो मास्क नजर आया, वो एक तरह से ये कहा जाए सीए एनआरसी के विरोध को, जिसको लेकर के आप एक आंदोलन चला रहे थे, एक तहरीक चला रहे थे, वो आपने एक बार फिर से उस चीज का मुजाहरा किया। साथ ही साथ जिस तरह की नारेबाजी और जोश आप लोगों के अंदर देखा गया, किसी तरह का कोई डर, कोई खौफ आपको नजर आया क्या उसके बाद? बिल्कुल नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि हिम्मत और मिली जेल जाने से। और जेल जाने के बाद जो इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो है मोरल सपोर्ट का। जो मोरल सपोर्ट हमें मिला, चाहे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो या फिर सिविल सोसाइटी की बात हो या एक्टिविस्ट साथियों की बात हो या जामिया या जेएनयू या एएमयू के जो छात्र हैं उनके सपोर्ट का बात हो, जो वहाँ के स्टूडेंट लीडर हैं, उन तमाम लोगों ने खुलकर जो है मोरल सपोर्ट जो है वो हम लोगों को दिया, जिसका नतीजा ये था, जिसका इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर के जरिए या फिर घर पे जेल से जब मैं फ़ोन करता था तो उसके जरिए जो है वो मुझे खबर मिलती रहती थी कि बाहर क्या कुछ चल रहा है। तो उससे मुझे अंदर जो है वो हिम्मत मिलता था कि कहीं ना कहीं जो है अगर मैं जेल आ गया हूँ लेकिन लोग जो हैं अभी खामोश नहीं है, वो हमारे रिहाई की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि जो लड़ाई हम लोग शुरू किए थे वो अभी ख़त्म नहीं हुआ था। कि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब मेरी अरेस्टिंग हुई तो तब तक जो है हम लोगों ने सीए एनआरसी और एनपीआर का जो मूवमेंट चल रहा था, जो पूरी तहरीक चल रही थी, उस तहरीक में जो है हमने उसको वाइंड अप नहीं किया था, उसको खत्म करने का ऐलान नहीं किया था। और उसको वक्ती तौर पर कोविड की वजह से जो है वो क्राउड कम कर दिया गया था या फिर पैटर्न चेंज करने की जो है वो बातें चल रही थी कि आखिर
मोमेंट को कैसे, क्योंकि कोविड जब असल में ये लड़ाई अधिकार की लड़ाई है, और जब अधिकार की लड़ाई है और जब अधिकार अगर हमें मिल जाता है सड़क पे आंदोलन करने से, तो हम उसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब हम जिएंगे। उस अधिकार को इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब हम जिएंगे। लेकिन कोविड की वजह से जान बचाना मुश्किल था, तो अधिकार की लड़ाई को जो है, जो हमारी अधिकार की जो लड़ाई चल रही थी, उसका हमने पैटर्न चेंज किया था। यानी सोशल मीडिया के थ्रू जो है हम लोग या फिर और दीगर प्लेटफॉर्म, आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर्स वगैरह में जो भी जरिया था, हम उसके जरिए से आंदोलन कर रहे थे। लेकिन जब आपको थोड़ा सा बैक में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कोविड से पहले जो है दिल्ली में राइट्स हुए। और राइट्स कैसे हुए, राइट्स किन लोगों ने कराए, वो सबके सामने था। हाई कोर्ट के एक जज ने इस पर टिप्पणी भी की थी कि क्या नाम है, ये सब क्या चल रहा है। जो बयान कपिल मिश्रा जी का आया था सामने, उससे ये कहा था कि जज साहब ने कि एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन एफआईआर नहीं हुआ। रात ही रात उनका ट्रांसफर हो जाता है, और फिर जो है ये मोमेंट को खत्म करने के लिए जो है वो साजिशें की गई और दंगे कराए गए। लेकिन ये दंगा हुआ, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और इस दंगे पे जो है उनको कहीं ना कहीं, जो लोग दंगा कराए उनको पकड़ना चाहिए था, लेकिन उनको बचाने के लिए जो है पुलिस महकमा और जो है गवर्नमेंट, उनको बचाने के लिए जो है एंटी सीए प्रोटेस्टर्स के जो एक्टिव मेंबर थे, जो एक्टिव मतलब कि मजबूती के साथ खड़े हुए थे, सामना कर रहे थे, उनको उन्होंने जो है वो बुक करना शुरू किया और अरेस्टिंग शुरू हुई, और यूएपीए के तहत जो है उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। क्योंकि असल मकसद ये था कि आंदोलन को खत्म करना और लोगों के अंदर डर और भय पैदा करना। तो वो डर और भय पैदा करने के साथ अरेस्टिंग हो गई। तो हमारे नहीं, साथ जो लेकिन लोग जुड़े हुए हैं, जो जब आप जेल से बाहर आए तो जाहिर है कि जिस तरह से आपने मास्क पहना और जिस तरह के जो है आप तीनों ने नारे लगाए, उससे जाहिर नहीं होता कि जो है किसी तरह का डर नहीं था मन में, किसी तरह का जी मैं खौफ नहीं था, बल्कि आप और ज्यादा निडर होकर के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही वहीं पहुंच रहा हूँ कि बेसिकली तो अब वो डर पैदा करने के लिए कि उनको भी डराना चाहते थे जिनको जेल में डाला गया, कि तुम डर जाओ, अब अगर तुम यहाँ से निकलोगे तो कुछ नहीं करोगे। और उनको भी ये मैसेज, जो लोग बाहर थे, जो हमसे जुड़े हुए लोग थे, उनको भी डराने की कोशिश की गई। लेकिन हिम्मत जो है, मैंने आपको जैसे बताया कि मोरल सपोर्ट की वजह से हिम्मत मिला। और क्योंकि मोमेंट अगर खत्म नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो है वो मोमेंट को चालू करने के लिए जब हम जेल से निकले तो लगा कि हमें कोई मैसेज देना चाहिए। बिल्कुल, हमने वो मैसेज देने का पूरा काम किया कि जो मोमेंट जामिया मिल्लिया इस्लामिया से शुरू हुआ था, वो मोमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि हमारा एक सिंपल डिमांड था कि आप इस काले कानून को वापस लें। यदि अगर आप इस काले कानून को वापस नहीं लेते हैं तो हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हम आपसे लड़ सकते हैं, जब तक हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। तो जेल में कैद करने के बाद और वहां से रिहा होने के बाद मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। और एक चीज और आपसे ये बताना चाहूंगा, क्योंकि हम गलत करके नहीं गए थे। इंसान वो डरता है जो कुछ गलत किया हो। भाई, अधिकार का लड़ाई लड़ना, देश को बचाने की लड़ाई लड़ना, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ना, देश की एकता और अखंडता को बचाने की लड़ाई लड़ना, क्या ये गलत है? तो हमें ये लगा कि हम गलत करके नहीं गए हैं। क्योंकि जब इतिहास पढ़ेंगे, जब आप तारीख पढ़ेंगे, तो आपको मालूम होगा कि जब हिंदुस्तान की आजादी की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें भी इस तरह के एलिगेशंस लगे और जेलों में डाला गया जो हमारे बुजुर्ग थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे। अगर वो डर गए होते, अगर वो नहीं कुछ बोलते, तो आज देश आजाद नहीं हुआ होता। तो यदि हम उनके मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, अपने बुजुर्गों को मानने वाले लोग हैं, और फिर हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जिन्होंने आंदोलन की बुनियाद रखी है। यानी कि जंग आजादी के वक्त जो है वहां से आंदोलन की बुनियाद रखी गई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या हो या खिलाफत मूवमेंट हो, इस तरह के मूवमेंट्स का आगाज किया गया। तो जहां से आंदोलन की बुनियाद रखी गई हो आजादी के सामने, तो उसी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अगर जुल्म हो, ज्यादती हो, नाइंसाफी हो, तो उसके खिलाफ जो है वो डरे नहीं, बल्कि बिल्कुल हिम्मत के साथ और मजबूती के साथ और इस्तेकामत के साथ जो है वो डटे रहें और लड़ते रहें। बिल्कुल। जैसे सरकार को लेकर के कोर्ट की तरफ से काफी सख्त टिप्पणियां की गई और सरकार को लेकर के ये तक जो है हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार के मन में जो है आवाज को दबाने की, पुलिस के मन में आवाज को दबाने की एक तरह से बेचैनी है। और यहाँ तक ये कहा जाता है कि ये जो लोग हैं इनके अंदर किसी तरह की कोई गतिविधि, जो गलत गतिविधि होती है, वो इस पे शामिल नजर नहीं आते हैं। लेकिन बावजूद इसके
जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट आपकी रिहाई के बाद जो है पुलिस जाती है, दिल्ली पुलिस, ये जो रिहाई का मतलब है, फिर क्या इसका मतलब बनता है, क्या माने रह जाते हैं जब इस तरह की एक्टिविटी होती है? देखिए, असल में क्या था कि बेल ऑर्डर हुए और ऑर्डर होने के बाद जो हाई वोल्टेज ड्रामा जो हुआ वो हम्म। ये था कि इनको किसी तरह जो है वो बाहर नहीं निकलने देना। इन्होंने जो है फटाफट जो है सडनली वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बेल को स्टे करने का ऑर्डर लगाए, मतलब कि रिक्वेस्ट किया कि मतलब कि इसको स्टे किया जाए। नंबर एक। दूसरी चीज ये है कि जब आदमी को किसी का बेल ऑर्डर होता है उसके बाद उसके लिए रिलीज वारंट जो है वो कंसर्न कोर्ट जो है उसको इशू करता है। तो कंसर्न कोर्ट के पास जब हम रिलीज ऑर्डर के लिए बेल बॉन्ड और जो हमारे सिक्योरिटी जिन्होंने लिया, वो लोग जब कंसर्न कोर्ट के पास, हमारे एडवोकेट की पूरी टीम जब कंसर्न कोर्ट के पास रुजू की, उनके पास गई, तो वहां उन्होंने एप्लीकेशन लगाया कि अभी हम एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। सडनली आप जब मुझे अरेस्ट जहाँ से कर रहे हैं वो एड्रेस आप वेरीफाई था आपका, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वो एड्रेस मैंने आपको दिया था। आपको जब मेरी तो अरेस्टिंग ये थी तो उसके बड़ी बाद मुझे हास्यास्पद बात हो गई ना। ये तो बड़ी हास्यास्पद बात हो गई दिल्ली पुलिस की, कि आपके एड्रेस के वेरिफिकेशन, जबकि अरेस्टिंग किसी भी व्यक्ति की होती है उसी वक्त तमाम चीजें, तमाम जो है जानकारियां कलेक्ट कर ली जाती है। तो अब उन्होंने कहा कि हमने जो है एड्रेस वेरिफिकेशन करना है और उसके लिए जो है अभी रिलीज ऑर्डर जो है वो इशू नहीं किया जाए। लेकिन जो है फिर दोबारा हमारे एडवोकेट की पूरी टीम जो है, जो हमारी लीगल टीम है, वो सारे लोग जो है वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया कि आप जो है इनको आज ही जो है वो रिलीज ऑर्डर इशू करें। और उसके विद इन 2 या 3 आवर्स जो है वो रिलीज ऑर्डर आए और फिर उसके बाद हम लोग रिहा हो गए। तो ये पूरे प्री प्लान तरीके से था, क्योंकि इनके पास कुछ बचा नहीं करने के लिए। जो लोग, क्योंकि मेरी अरेस्ट मुझे अच्छे से याद है कि हमारे कुछ साथियों को जो है अरेस्टिंग मेरी बेल ऑर्डर से पहले, यानी कि जो जजमेंट आया है हाईकोर्ट का उससे 2 दिन या 1 दिन पहले जो है उनको फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया। ठीक है, और उनसे सवाल जवाब किए गए। तो ये सिलसिला उनका चल रहा था। लेकिन अब जब ये जजमेंट आया है तो उनके पास कुछ करने को नहीं बचा है कि अब वो किसी को जो है, किसी बेगुनाह को जो है वो अरेस्ट करके और जो है यूएपीए में नहीं डाल सकते हैं। तो ये जजमेंट है, हम इसका इस्तकबाल भी करते हैं इस जजमेंट का। और ये जजमेंट अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है पेंडिंग है। अभी वो मामला सब्सिडी है, उस पर सुनवाई होनी है, उस पर ऑब्जर्वेशन होना है। तो वो जब देख रहे हैं, अभी उसकी जुलाई जो है वो 19 जुलाई जो है उसका डेट है, 19 जुलाई। तो उसमें उसकी हेयरिंग होनी है। तो मुझे जिस तरह से हाई कोर्ट से मैं पूरी उम्मीद था कि कहीं ना कहीं जो है अभी देश का जो जुडिशल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो है वो बाकी है, लोगों को जो है जेल क्या नाम है अदालतों से वो इंसाफ मिल सकते हैं। तो मुझे इसी तरह की उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी है कि ये जो जजमेंट है इसको इसी तरह बरकरार रखा जाए, ताकि आने वाले वक्त में लोगों के लिए फायदेमंद हो। क्योंकि कोर्ट के अंदर जो है वो जजमेंट जो है वो नजीर बनती है, और जो लोग बेगुनाह अभी जेल में बंद हैं उनकी रिहाई के लिए जजमेंट जो है एक सबब बने और एक जरिया बने। तो सुप्रीम कोर्ट से भी मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी कि जरूर कुछ ना कुछ बेहतर फैसला जो है वो आएगा हमारे यहाँ। अच्छा, एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग हैं जेलों में इस वक्त, सीएनआरसी का जो प्रदर्शन था उसको लेकर के, फिर उसमें बाद में दिल्ली दंगे भी उसमें शामिल किए गए थे। लेकिन अगर हम आपसे चीजों को समझना चाहें, जेल के अंदर आपके साथ किस तरह का प्रशासन का बर्ताव था, जो और दूसरे कैदी थे उनका आपके साथ किस तरह का बर्ताव था? हाँ बिल्कुल। जब मैं पहली बार जेल में गया तो शुरुआती दिनों में फिजिकल एंड मेंटली टॉर्चर तो बहुत ज़्यादा किया जाता है। लेकिन मैं क्वारंटाइन था, फिर मुझे दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया। मैं 2 नंबर जेल में था शुरू में, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फिजिकली एंड मेंटली टॉर्चर किया गया। फिर मुझे जो है दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया। तो उसके बाद वहाँ जब गए तो वहाँ थोड़ा खुला माहौल मिला। और जो है एडमिनिस्ट्रेशन में और हर जगह जो है 2 तरह के लोग होते हैं। लेकिन जो नफरत करने वाले लोग होते हैं, जो नफरत फैलाने वाले लोग होते हैं, जो तासुब रखते हैं, वो लोग बहुत थोड़े और लिमिटेड होते हैं। तो बहुत बड़ी तादाद जेल के अंदर ऐसे थे जिनका मुझे प्यार मिल रहा था, जिनके साथ उठने बैठने में जो है मजा आ रहा था, जिनके साथ बात करने में, अपने टाइम को स्पेंड करने का जो है वो मौका अच्छा मिल रहा था। कभी कभी इस तरह के सिचुएशंस आ जाते थे कि मुझे जो है जो चीजें कुछ ऐसी एक्टिव मतलब की चीजें बोली जाती थी जो थोड़ी तकलीफ दे होती थी। मिसाल के तौर पर कभी मुझे किसी ने आतंकवादी बोल दिया या देशद्रोही बोल दिया या मुझे जिहादी बोल दिया या दंगाई बोल दिया। तो ये थोड़ी सी तकलीफ देह चीजें होती थी। लेकिन मैं इसको आजमाइश की तरह देखता था कि ये आजमाइश है। और मैं ये समझता था कि जो है मुझे इस पे जमे रहना है, डटे रहना है। लेकिन उसमें से जो इनमेट्स थे हमारे, वो मतलब कि बहुत ही प्यार करने वाले लोग थे। लोग समझते थे कि ये स्टूडेंट हैं और ये जामिया के पढ़ने वाले हैं, इन्होंने शाहीन बाग और जामिया में प्रोटेस्ट जो है इन्होंने शुरू किया है। तो ये अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जेल के अंदर आप मैंने जो देखा, जो महसूस किया
कि कोई भी जो है इस सरकार से खुश नहीं है। सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जो है जो उनके अधिकार हैं, जो जेल मैनुअल दे रहा है उनके अधिकार, जो इनमेट्स अंदर बंद है उनके अधिकारों का भी हनन किया जाता है। जिस तरह से लोग बीमार थे और बीमार होने के बाद जो हमको डॉक्टर से रुजू नहीं करने दिया जा रहा था, मिलने नहीं दिया जा रहा था, जब लोग कोविड का टेस्ट नहीं हो रहा था, जब वैक्सीनेशन की बारी आई तो लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता, मतलब लोग इतना नाराज थे सरकार से और जेल प्रशासन से, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो है उनके उन्हीं की तरह थे। जिस तरह से वो परेशान थे, वो नाराज हैं सरकार से, उसी तरह हम लोग भी सरकार से और सरकार की गलत नीतियों से नाराज हैं। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी खुश नहीं है सरकार से, क्योंकि जो फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए जेल में, जिसका अधिकार जेल मैनुअल देता, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा हूँ, या फिर कोई जो इनमेट्स है वो एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा है, वो वही चीज मांग रहा है जो जेल मैनुअल में है लिखा हुआ कि ये अधिकार है, जी कितना खाने में प्रोटीन चाहिए, किस तरह के जो है वो रहने के लिए जो वो जगह चाहिए, कितने मतलब कि ओवर क्राउडेड जेल है पूरा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग, तो वो होना चाहिए। और उसकी वजह से लोग नाराज हैं। तो ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, शुरुआती दिनों में जो है मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर किया गया, लेकिन जो है एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि मुझे काम करना था, मैं अंदर हूँ या बाहर, काम तो करना है। जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी को समझ रहा था, क्योंकि अगर हम एक गांव से निकले और दिल्ली आए और थोड़ा कुछ पढ़े लिखे, तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, और उस काम में मैं मशगूल था। इसलिए जो 1 साल का जो अरसा है हमारा, या 13 महीने का, ये आसानी के साथ जो है बखूबी जो है वो गुजर गया। बिल्कुल। कहा यह जाता है आसिफ के जो छात्र हैं वो देश का भविष्य होते हैं, देश का मुस्तकबिल होते हैं, और जब आपके इस पूरे आंदोलन को आतंकवादियों का आंदोलन कहा जाता होगा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तकलीफ होती होगी उस वक्त। लेकिन एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे, अब चूंकि आप बाहर आए हैं, जाहिर है कि वो कानूनी जो है तमाम कार्रवाइयां चल रही होंगी, लेकिन उस बीच में केंद्र सरकार की तरफ से बाकायदा एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर करके सीए को जो है लागू किया गया है, और उसको लेकर के किस तरह की सोच आपकी है? देखिए, सीए को अभी जो है कहीं पे उसका प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, और सीए तभी थोड़ा सब इसको समझने की जरूरत है। सीए जो है वो जब तक एनआरसी नहीं होता है तब तक सीए से हमें ये नहीं है, मतलब सीए तो वापस होना चाहिए, इसका नुकसान आगे होगा, लेकिन जब यदि अगर पूरे जिस तरह से असम के अंदर जो है नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से एनआरसी हुआ, और फिर जो है उसका नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सीए। लेकिन अगर सीए एनआरसी नहीं होता है तो वो उससे उतना ज्यादा जो है वो फर्क नहीं पड़ता है। तो सरकार जो है, हमने हमारा असल मसला ये था कि आप एनआरसी कहीं नहीं कराओगे, एनआरसी, और फिर जब एनआरसी अगर आप कराओगे तो वो सीए भी जो है वो कहीं ना कहीं नागरिकता देने का काम करेगा। यानी कि जिस तरह से सरकार ने कहा कि जो लोग हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ये लोग एनआरसी के लिस्ट में, या फिर ये लोग जो दूसरे मुल्क अल्पसंख्यक देश से अगर आए हुए हैं वहां पे जो लोग अल्पसंख्यक अगर वो हिंदुस्तान में आते तो हम उनको नागरिकता देंगे। कैसे देंगे? अकॉर्डिंग टू सीए के रूल्स के अकॉर्डिंग देंगे। तो अब एनआरसी में भी जो लोग आए हुए हैं, आप उनको पहले तो ये बता रहे हो कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं, और फिर आप उनको नागरिकता दोगे, लेकिन उसमें मुसलमान नहीं होंगे। तो असल ये है कि आप उनको अलग नहीं कर सकते हो मुसलमानों को। आप मुसलमानों को यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो गया। डिस्क्रिमिनेशन हो गया, वही है कि यहाँ पे जो है वो तोड़ने की पॉलिटिक्स हो गई, और जो है कहीं ना कहीं जो है वो मुसलमानों की जो अधिकार है, उसकी जो आइडेंटिटी है, उससे उनको डर लगता है, उनसे उनको खतरा है। तो इसी वजह से वो मुसलमानों को अलग रखे। हमारा ये कहना है, आप इसमें अमेंडमेंट अगर करना करो, थोड़ा ये करो कि आप जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सब कुछ बुद्ध सब बोल रहे हो, वहां पे आप एक मुसलमान भी बोलो कि मुसलमान को भी सीए के अकॉर्डिंग जो है वो नागरिकता दी जाएगी। तो इससे जो है वो एनआरसी का जो है मामला जो है वो खत्म हो जाएगा। अब रही बात कि एनआरसी पे जब हमने प्रेशर बिल्डअप किया, जब आंदोलन में एनआरसी बहुत मतलब कि लोग कह रहे थे, तो वो एनपीआर लेकर आते हैं। वो एनपीआर में ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मतलब कि जनसंख्या है, और हमें पता चले कि जनगणना है कि हिंदुस्तान की जो है वो जनगणना कितने हैं। तो लेकिन इसके जो है कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो थे उसको चेंज करके इस तरह से उन्होंने उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया कि जैसे वो जो है एक सिर्फ जनगणना है और नहीं, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो एनपीआर की शक्ल में था कि आप कागज दिखाएंगे, आप अपने क्या नाम है बुजुर्गों के कागज दिखाएंगे, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पैदा हुए हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि कागज कोई कहाँ से कैसे दिखा पाएगा? घरों में आग लग जाते हैं,
बाढ़ आने से पूरा पूरा गांव बह जाता है, भाई वो लोग कहाँ जाएंगे, वो कहाँ से आपको कागज दिखा पाएंगे? तो यानी आप उनको किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं? तो ये सारे सवाल हैं जो सरकार से मुसलसल हम लोग कर रहे थे। तो यकीनन जो है सीए और एनआरसी और एनपीआर अगर इस देश में इन्होंने मतलब कि शुरू किया है, नोटिफिकेशन भी लाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ, तो अगर अगर लाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है इस पे जो है बड़े पैमाने पे जो है आवाज उठाने की जरूरत है, आंदोलन करने की जरूरत है और इस देश को बचाने की जरूरत है। क्योंकि इस देश में जो है वो गंगा जमनी तहजीब वाला देश कहा जाता है, तो इस गंगा जमनी तहजीब को बचाने की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। इस देश में जो है अगर गवर्नमेंट सीए एनआरसी या एनपीआर लेकर आएगी तो यहाँ के जो छात्र हैं, क्योंकि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से इतना ज्यादा उम्मीद हम लोग नहीं है कि वो हमारे साथ होंगे, क्योंकि देश में विपक्ष ही नहीं है। अगर विपक्ष होता तो सरकार इस तरह की गलत नीति या इस तरह के कानून, काले कानून लेकर नहीं आती। विपक्ष नहीं है तो देश की जनता, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो देश के संविधान को मानते हैं, जो अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, जो हक और इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, उन तमाम लोग जो है इस लड़ाई को, और विपक्ष की जो भूमिका है, जो इस देश के छात्र हैं, वो बेसिकली इस देश में विपक्ष की भूमिका जो है वो निभाने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। जब तक रहेंगे तब तक ये जो है विपक्ष का भूमिका निभाएंगे। सरकार की गलत नीतियों पे जो है हम लोग हमेशा आवाज उठाएंगे। बात ऐसा नहीं है कि हम हर चीज सरकार की, अभी वैक्सीनेशन की बात आ रही है, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से हूँ या जो भी है, सारे लोग वैक्सीनेशन के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उनकी वैक्सीनेशन के लिए जो है लोगों को सेंटर्स तक लेके जाना, उनको वैक्सीनेट करवाना, ये सारी चीजें हैं जो जरूरी है। ये सारी चीजें भी कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार अगर गलत नीति लेके आएगी तो इसका विरोध भी करेंगे। अच्छा, एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार ने जब नोटिफिकेशन जारी किया सीए के निफाज को लेकर के, उसको लागू करने को लेकर के, उसने एक तर्क पेश किया कि जो पुराना कानून यानी 1992 का है, उसी हिसाब से हम चीजों को लेकर के, उस हिसाब से जो है हम लोगों को नागरिकता दे रहे हैं, और बड़े पैमाने पर जो बाहर से लोग आए हैं, खास तौर से जो पाकिस्तान और दूसरे देशों से लोग आए हैं, उनको नागरिकता देने का अमल शुरू हुआ। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अभी प्रॉपर तरीके से उन्होंने शुरू नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं और खुलकर सामने नहीं आए हैं और खुलकर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और कोविड की वजह से बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि कोविड की वजह से जो है पैटर्न चेंज होगा। अधिकार की जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई है अगेंस्ट सीए और एनआरसी जो भी है, तो वो तभी बेनिफिट्स होगा जब लोग जो है वो बचेंगे। तो फिलहाल तो अभी वो इतने एक्शन में नहीं है। बंगाल और असम का जो चुनाव है वो इसी बेस पर लड़े कि हम जो है नागरिकता देंगे, घुसपैठियों को भगाएंगे, इस तरह की जो चीजें हैं इस मुद्दे पे चुनाव लड़े। लेकिन अगर कोई ऑफिशियली अभी दोबारा वो एनपीआर पे जो है वो नोटिफिकेशंस वगैरह की जो है वो इनपुट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो इस पे जो है काम किया जाएगा। और अगर जब कागज दिखाने की बात आएगी तो कागज भी नहीं दिखाया जाएगा, और जब सड़कों पे उतर के सड़कों को आबाद करने की बात आएगी तो भी जो है हम सड़कों को आबाद करेंगे और सड़कों पे उतर के जो है इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, एक चीज ये जानना चाहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तमाम रैलियों में अक्सर जिक्र करते हैं, सरकार का अपना एजेंडा जब वो सामने रखते हैं तो उसमें साफ तौर पे ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये बेमाना आपको नजर आता है जिस तरह की एक्टिविटी सरकार की इस तरह से नजर आ रही है? अगर सबका साथ होता तो आप सीए में मुसलमानों को अलग नहीं करते। सबका विकास होता तो छात्र बेरोजगार नहीं होते, और अगर सबका विश्वास आपने जीत लिया होता तो किसान आज सड़कों पे नहीं होते। तो जो है सरकार जो है ना तो सबका साथ है ना सबका विकास है, सिर्फ नारा है। और ये जो है नारे के बेसिस पे जो है वो अपने सत्ता को बचाना चाहते हैं, और ये नारा देकर ही आए थे। काम इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ नारे के तहत जो है ये काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहता हूँ, लोग इतने जितने छात्र हैं वो सब अपनी डिग्री कंप्लीट करके बेरोजगार घूम रहे हैं, आप उनको नौकरी दे दो, यानी जो है विकास होगा देश का। आप जो है जो सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आप उनके अधिकार को मान लो, आप जो है उनका विश्वास जीत लोगे। और अगर आप सबको साथ लेकर चलना चाहते हो तो किसी को धर्म के आधार पर जो है अलग मत करो, तो सबका जो है कहीं ना कहीं जो है सबका साथ होगा। तो आपने जो है धर्म के आधार पर अलग करके जो सबका साथ का जो है वो जो आपने कहा वो आपने खत्म किया, और लोग बेरोजगार हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, उनका जो है आपने कहीं तक जो है विकास नहीं किया, और जो है आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं कि जो है साथ लेकर चलें। तो इस तरह की चीजें हैं,
जो सरकार को करनी चाहिए, जो नारा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस नारा पे वो तो काम नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग जरूर काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, आपने हमसे बहुत तफसील से बातचीत की और समझाने की कोशिश की कि आखिर किस तरह से ये तमाम चीजें आगे बढ़ रही हैं और आपके पूरे मामले में क्या कुछ होता रहा है। लेकिन इतनी बात तो तय है कि सरकार का जो नारा रहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आसिफ का साफ तौर पे मानना यह है कि ये सिर्फ ढकोसला है और ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे की चीज है। और अगर सीए, एनआरसी, एनपीआर को दोबारा से लागू किया जाता है, उस पर आगे अमल किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस आंदोलन को और ज्यादा मुखर और ज्यादा तेज बनाए जाने पर विचार किया जाएगा, उस पर रणनीति बनाई जाएगी और उस पर आगे बढ़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि इस तरह के जो मीडिया हाउसेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट अपना काम अंजाम दे रहे होते हैं। आप जैसे लोगों को इस तरह की मीडिया हाउसेस की जरूरत होती है, तो आप अपना सहयोग भी इस तरह के मीडिया हाउसेस को देते रहें, ताकि जो आवाजें हैं उनको किसी तरह से न दबने दिया जाए और वो आवाजें किसी तरह से न दब सके। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इस प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।